अच्छा, low moods. When do people normally have low mood? In which circumstances I am allowed to have low mood? Because having a low mood is normal. See, अगर कोई physical illness है और bad news है और tragedy है, it's all right, it's normal to have low mood, it's all right to require support. But low mood associated with symptoms leads to a diagnosis. ठीक है, क्लिनिकल असेसमेंट में एक और चीज भी होती है, साथ ही लो मूड के वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा और वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, फटीग, डिस्टर्ब्ड स्लीप, एपेटाइट कुड बी रिड्यूस्ड, ओवरलैप करेगा, एंड हेडोनिया होगा. इसका मीनिंग है यू वॉन्ट बी एबल टू एक्सपीरियंस एनीथिंग दैट ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू यू, प्लेजर टू यू. तो फिर आप इन्वेस्टिगेट करोगे. अब क्या सिम्टम्स आएंगे इन अ डिप्रेसिव डिसऑर्डर? उसमें डिप्रेस्ड मूड का डिप्रेस होना इज द नंबर वन सिम्टम. उसके बाद सेल्फ एस्टीम लो है, आप लोगों के जो भी बात सुनेंगे उससे और द हर्ट हो गए. इन डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स रिजेक्शन जो होता है ना बहुत बैडली परसीव होता है. पेसिमिज्म, यू विल सी देयर इज नो होप ऑन डूइंग एनीथिंग. गिल्ट, कोई पुराना काम किया हो, कोई गलत काम किया हो, कोई छोटी मोटी बात हो, उसकी बार बार गिल्ट याद आता रहेगा. किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई चीज आप इंजॉय नहीं कर सकते. एंड सुसाइडल थिंकिंग इज द हॉलमार्क ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर और लो मूड्स. ये तो साइकोलॉजिकल सारा ब्रेन में हो रहा है. सोमैटिक, फिजिकली, सोमैटिक मींस बॉडी में क्या, बॉडीली सिम्टम्स क्या आएंगे? उसपे एपेटाइट रिड्यूस, वेट में चेंजेस आएंगे, स्लीप डिस्टर्ब्ड, फटीग, लॉस ऑफ लिबिडो, बावल डिस्टर्बेंस, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कुछ लोगों को डायरिया होने लग जाता है. अब ऑर्गेनिक मूड डिसऑर्डर का मतलब है देयर इज सब्सटेंशियल एविडेंस कि आपका क्यों मूड लो हो रहा है, कोई अंडरलाइंग डिजीज है. सपोज पार्किंसन में भी डिप्रेशन होता है, एमएस में भी डिप्रेशन होता है, जैसे डिजीज प्रोग्रेस करती है, अल्जाइमर के साथ सीवीए में भी डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है. उसके बाद वो आपसे ज़रूर ज़रूर पूछते हैं कि जब आप डिप्रेशन का डायग्नोसिस बना रहे हो, डिप्रेसिव और मूड डिसऑर्डर का, तो आपको थायराइड, हाइपर और हाइपो, इसको रूल आउट करना पड़ेगा. दे ऑलवेज आस्क यू कि हाइपरथायराइड को रूल आउट किए क्योंकि उसमें भी स्लोइंग ऑफ मोटर एक्टिविटी हो जाती है. सोमैटिक सिम्टम्स ऑलमोस्ट सारे सेम होते हैं. कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है, कोर्टिसोल के चेंजेस की वजह से डिप्रेशन हो सकता है. इन्फेक्शंस, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर लाइक एसएलई में जो क्राइटेरिया था उसमें वन ऑफ द कॉज वाज सीएनएस के सिम्टम्स, लो मूड, डिप्रेशन. ड्रग्स कैन कॉज डिप्रेशन. अच्छा, तो अब इसको याद कैसे करना है इन सिम्टम्स को? सिज गैप से स्लीप डिस्टर्बेंसेस, इंटरेस्ट इन नो इंटरेस्ट इन प्लेयरेबल एक्टिविटीज एंड हेडोनिया, guilt, feeling of worthlessness, low self-esteem. S, sleep. I for interest in pleasure activity is reduced. G for guilt or feeling of worth. E for energy decrease. C for concentration decrease. A for appetite or weight changes. P for psychomotor retardation or agitated. S for suicide ideation. ठीक है, people with depression tend to have reduced amount of serotonin in brain and elevated level of cortisol in their bloodstream. तो DD could be somatic disorders में, ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स में वेयर यू नो द कॉज, कुशिंग डिजीज हो सकती है. अदर मैकेनिज्म जो क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, जब T4 लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है डिप्रेशन में, क्योंकि हाइपोथैलेमिक TRH प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स जो इंक्रीज हो रहे होते हैं. जब आप डिप्रेशन को ट्रीट करते हो तो थायराइड जो होते हैं, एंटी डिप्रेसेंट जो होते हैं, वो डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं TRH सिक्रीटिंग न्यूरॉन्स के ऊपर. अब तो था ये लो मूड जो डिप्रेशन के साथ एसोसिएटेड है. एक है एलिवेटेड मूड. एलिवेटेड मूड नॉर्मली कब होता है? नॉर्मली व्हेन डू वी हैव एलिवेटेड मूड? देखो, कॉर्टिसोल के साथ ऐसे एसोसिएटेड है कि जब डिप्रेशन होता है सेरोटोनिन लो होते हैं और कॉर्टिसोल एलिवेटेड होते हैं, वो कुशिंग के साथ एसोसिएटेड है. दूसरा, थायराइड के साथ ऐसे एसोसिएटेड है कि हाइपोथायराइड के सिम्टम्स जो हैं वो ऑलमोस्ट मिमिक करते हैं डिप्रेशन की तरह.
उसमें जितने भी सोमेटिक सिम्टम्स है, रिड्यूस एपेटाइट, वेट चेंजेस, स्लीप उसकी डिस्टर्ब होगी, फटीग होगी, वो हाइपोथायराइड जैसे लगते हैं, तो उसको रूल आउट करना है। एलिवेटेड मूड होता है जब भी आप सक्सेसफुल हो रहे होते हो, कोई गुड न्यूज़ है। बट एलिवेटेड मूड में एक चीज होती है, मीनिया। मीनिया होता है, दिस इज एलिवेटेड मूड, दिस इज डिप्रेस्ड मूड। एलिवेटेड मूड, डिप्रेस्ड मूड, ये होता है बाइपोलर डिसऑर्डर में, जिसमें वेव आती, कभी आप खुश हो रहे हो तो बेहद तहा खुश हो रहे हो, और फिर डिप्रेस हो रहे हो। डिप्रेशन में क्या है, यूजुअली लो मूड है। Normal people will have constant mood or will have mood changes जिसकी कोई cause होगी, like good news, like accident होगा और illness होगी, तो you will feel bad about it. अब मीनिया क्या होता है, वो बिल्कुल opposite है डिप्रेशन का। उसमें आप इतने ज्यादा हैप्पी होते हो, ओवर एक्टिविटी करते हो, यू आर अनएबल टू स्लीप, एपेटाइट चेंज हो जाती है, बोलने ज्यादा लग जाते हो, यू डोंट नीड टू स्लीप। जो मीनिया एलिवेटेड मूड है इज अ symptom of BPD, bipolar disorder. सी, अब मूड डिसऑर्डर में हमने एक तो यूनिपोलर डिप्रेशन हो सकता है, जो वन और मोर एपिसोड ऑफ लो मूड। बाइपोलर में क्या होगा, वेव बनेगी, यू आर हैप्पी, यू आर लो, हैप्पी, लो, दो पोल्स हो गए। यूनिपोलर डिप्रेशन में क्या हो गया, लो मूड हो गया, और डिस्थर्मिया हो गया। ये क्रॉनिक लो ग्रेड डिप्रेस्ड मूड है विदाउट सफिशिएंट अदर सिम्टम्स, जिसको हम मेजर डिप्रेशन में लेके हैं, बस मूड लो है इसमें, डिस्थर्मिया में। अब डिप्रेशन, व्हाट डू यू थिंक कि उसमें डिप्रेशन की कॉज क्या है, कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स लो हुए, क्या चीज है, पैथोजेनेसिस में क्या चीज है? Why would somebody have depression? ठीक है, डोपामिन लो हो गई, व्हाट एल्स? सी, इसमें सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन लो हो जाती है, ठीक है, हाइपो फंक्शन होता है ऑफ मोनोअमीन न्यूरोट्रांसमीटर सच एज 5-HT को हम कहते हैं सेरोटोनिन, और नॉरएपिनेफ्रिन। इससे क्या, दीज कैन बी ड्यू टू हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सेस की एबनॉर्मेलिटी की वजह से। अब डायग्नोसिस क्या करना है, हमने डायग्नोसिस करना होता है किसी भी साइकेट्रिक इलनेस का हिस्ट्री पे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे। और इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी रिक्वायर्ड है, जो डीडी में इन्वेस्टिगेशंस में हमने कुशिंग को, हाइपोथायराइड को रूल आउट करना है, तो मोस्ट ऑफ द फिजिशियन क्या करते हैं, थायराइड प्रोफाइल करवा लेते हैं, कि फीमेल हैव हाइपोथायराइड होता है, उनकी थायराइड डिसफंक्शन होता है। तो डीडी जो आपने मेजर बनानी, मेडिकल डिसऑर्डर और मेंटल डिसऑर्डर में, मूड डिसऑर्डर हो सकते हैं डिप्रेशन में, सब्सटेंस डिसऑर्डर हो सकता है, उसके बाद सब्सटेंस का मतलब है कोई ना कोई ड्रग इनटेक हो रहा है, और कुड भी सिंपल ग्रीफ है जो एग्जिस्ट कर रहा है, किसी भी चीज का ग्रीफ हो सकता है, कुड बी अ कार एक्सीडेंट, कुड बी अ रीअकरिंग बैड मेमोरी। और मेडिकल डिसऑर्डर में सबसे ऊपर रखना है इसका हाइपोथायराइड, पार्किंसन, ठीक है, डिमेंशिया की मेडिकेशन, और cerebrovascular accidents. Then there is a thing called depression with atypical features. इसमें क्या होता है, हाइपरसोमनिया होता है, नींद ज्यादा आती, हाइपरफेजिया होता है, और लीडन पैरालिसिस होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लीडन पैरालिसिस होती है। लीडन पैरालिसिस होती है एटिपिकल डिप्रेशन में, उसमें ऐसा लगता है टांगे भारी हो गई हैं, और इतनी स्वेयर फटीग होती है, एग्जॉशन फील होती है। डिप्रेशन को नॉर्मली हम किससे ट्रीट करते हैं, हाउ डू वी नॉर्मली ट्रीट डिप्रेशन? अब सेरोटोनिन लो था, नॉरएपिनेफ्रिन लो थी,
कैसे ट्रीट करना है? सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन लो थी और ये मोनोअमीन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। तो देखो जब न्यूरोट्रांसमीटर्स कम हो रहे हैं तो या तो हम उनका ब्रेकडाउन कैंसिल करा दो या उनकी रीअपटेक कैंसिल करा दो। दो मैकेनिज्म हो गए हमारे पास, या उनका रीअपटेक ब्लॉक करवा दो या उनके इनहिबिट करा दो ब्रेकडाउन। ठीक है, ये दो मैकेनिज्म से जितने भी ड्रग्स यूज करोगे ये दो मैकेनिज्म यूज होंगे। अब ड्रग्स की जो क्लासेस हमारे पास अवेलेबल है वो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है। ट्राईसाइक्लिक का मतलब है इनमें तीन तीन रिंग्स होंगी, 1 2 3। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ये ओल्डर थे। ट्राईसाइक्लिक्स, एमएओ इनहिबिटर्स ये हमारे पास ओल्डर क्लास थी। अब हम सिर्फ एसएसआरआईज यूज करते हैं, लेकिन इनको भी रीड करना है। ये क्या करती है, रीअपटेक को ब्लॉक करती है 5HT को, जिसको हम क्या कहते हैं, देयर वाज अनदर नेम फॉर सेरोटोनिन कहते हैं। सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन को रीअपटेक को ब्लॉक करती हैं। अगर रीअपटेक को ब्लॉक करेंगे तो वो बहुत देर तक यहाँ पे साइनैप्स से पड़े रहेंगे एंड द डिप्रेशन विल बी क्योर्ड। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स थे एंटीहिस्टामीन, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम थी, सिडेशन, वेट गेन, कंफ्यूजन, एंटीकोलिनर्जिक में ब्लरी विजन, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई माउथ, अल्फा 1 ब्लॉकेज भी कॉज कराते थे ये, तो ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन। और नॉन डिप्रेसिव यूजेस में ओसीडी, क्रॉनिक पेन, मिग्रेन में यूज करते थे एमिट्रिप्टिलिन। ठीक है, ये टीसी है। सब ने लिखा था कि प्रोफाइलेक्टिव मिग्रेन की ट्रीटमेंट में एमिट्रिप्टिलिन यूज करते हैं, जो कि टीसी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ओसीडीज में जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है मोस्ट ऑफ द टाइम वो टीसी होते हैं, क्लोमीपैरामीन। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, वी विल डू इट टुमारो। ओसीडीज में टीसीए को यूज करते हैं, क्लोमीपैरामीन। अच्छा, अब टीसीए जो है इनकी ओवरडोज जो के साथ बंदा आता है वो पोटेंशियली फेटल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या शुरू हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं क्यूआर इंटरवल। ये टीसीए ब्लॉक कर देते हैं कार्डियक कैल्शियम चैनल्स को। और क्यूआरएस देखो, पी होता है क्यू और आर और एस होता है। जब वेंट्रिकुलर एरिथमियास कॉज करवाते हैं, ये क्यूआरएस जो होता है ना इसको ब्रॉड कर देते हैं, इतना बड़ा हो जाता है क्यूआरएस, फिर टी आता है। अच्छा, दे आस्क्ड यू कि टीसीए के जो है, जो ओवरडोज करके आते हैं पेशेंट टीसीए के, उसमें क्या करवाना होता है, आपने ईसीजी से मॉनिटर करना होता है, इंक्रीज क्यूआरएस इंटरवल आता है। ठीक है, जो कि मैनिफेस्टेशन होती है ऑफ टीसीए टॉक्सिसिटी। क्यों हो रहा होता है मैकेनिज्म? क्योंकि कार्डियक सोडियम चैनल्स ब्लॉक हो रहे होते हैं, तो वो लंबी हो जाती है डिपोलराइजेशन। अब ट्रीट इसको हमने ऐसे करना है, सोडियम बाइकार्बोनेट देके। दूसरी हमारे पास ऑप्शन है एमएओ इनहिबिटर्स, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। ये ब्रेक डाउन मोनोअमीन्स का डिक्रीज कर देंगे, यहाँ पे जो दूसरा मैकेनिज्म है उससे वर्क करेंगे। अगर उनका ब्रेक डाउन नहीं होगा तो वो साइनैप्स में पड़े रहेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स। अच्छा, अब दो टाइप के एमएओ होते हैं, एमएओ ए और बी। ए वाले जो होते हैं वो तीनों का ब्रेक डाउन रिड्यूस करते हैं, बी डोपामीन का रिड्यूस करते हैं ब्रेक डाउन। तो एमएओ हमने एक और डिजीज में किए थे जो सीएनएस की डिजीज थी, जिसमें एमएओ बी यूज कर रहे थे। क्या डिजीज थी वो? डिप्रेशन तो अभी हम उसमें यूज कर रहे हैं एमएओ इनहिबिटर्स। इससे पहले हमने एमएओ बी किस में किए थे, पार्किंसन में यूज किया था ये। एमएओ बी का सिर्फ एक ही यूज है, वो पार्किंसन सिंड्रोम में। एमएओ ए हम यूज करते हैं इन डिप्रेशन। उसके बाद आ जाते हैं एसएसआरआई, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। रीअपटेक अब हमने ब्लॉक कर दी सेरोटोनिन की। ये बहुत अच्छी हैं, मॉडर्न है, और इनके साइड इफेक्ट आप देखोगे लेस है। ठीक है, इनके साइड इफेक्ट आर लेस। These are used in depression, anxiety disorder, panic disorder, OCD में भी फर्स्ट लाइन ये यूज कर रहे हैं, लेकिन OCD ठीक नहीं होती तो फिर हम TCA पे जाना पड़ता है। ईटिंग डिसऑर्डर्स में, PTSD में, सब में ये हम यूज कर सकते हैं, ये सेफ है। नेम इनके फ्लॉक्सिटीन है, सिट्रेलोप्रेम है। अब SRI का जो कॉमन साइड इफेक्ट है वो सेक्सुअल डिसफंक्शन है। द पर्सन
will be unable to achieve orgasm और इसकी libido decrease हो जाएगी. अब मैनेजमेंट हमने कैसे करनी थी? फार्माकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दोनों से ड्रग ट्रीटमेंट में हमारे पास कौन कौन से ग्रुप्स हैं? ट्राइसाइक्लिक्स जो हम ओसीडी में भी देते हैं, एसएसआरआई मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर. मोनोअमीन को हम तब देते हैं जब एटिपिकल डिप्रेशन के फीचर्स हो. पहले हम क्या करते हैं? कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करते हैं और एसएसआरआई फर्स्ट लाइन पे करते हैं, लेकिन इनमें इफेक्ट नहीं आता एसएसआरआई का, तो फिर एमएओ इनहिबिटर्स की तरफ हम चले जाते हैं. ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो इनमें डिफरेंसेस है. अच्छा, जब एसएसआरआई सेरोटोनिन सिंड्रोम भी कॉज कराते हैं ना, और दूसरा ये भी क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करते हैं. अब सेरोटोनिन सिंड्रोम क्या होगा? व्हाट विल बी सेरोटोनिन सिंड्रोम? अगर सेरोटोनिन ज्यादा रह जाएगा तो इट विल कॉज ट्रायड ऑफ 3 सिम्टम्स. मेंटल स्टेटस चेंजेस आएंगी, एजिटेट हो जाएगा, रेस्टलेस हो जाएगा, डिसोरिएंटेड हो जाएगा. ऑटोनॉमिक सिम्टम्स में क्या होगा? टेकिकार्डिया, हाइपरथर्मिया, और न्यूरोमस्कुलर हाइपर एक्टिविटी हो जाएगी, ट्रेमर, क्लोनस, हाइपर रिफ्लेक्सिया और बायलेटरल बेबिंस्की साइन अपवर्ड जाएगा. ये सब ऐसे हो रहा है जब सेरोटोनिन की डेफिशिएंसी थी तो बंदा लो था, सब कुछ लो था, राइट? जब सेरोटोनिन सिंड्रोम होगा तो सब कुछ न्यूरोट्रांसमीटर ज्यादा होगा तो न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी, ऑटोनोमिक एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी, और मेंटल स्टेटस भी रेस्टलेसनेस, डिसोरिएंटेशन की तरफ चला जाएगा. इसको ट्रीट करते हैं 5-HT एंटागोनिस्ट से ट्रीट करते हैं इसको. और जब आप ये एमएओ इनहिबिटर्स के साथ सेरोटोनिन ड्रग दोगे, एसएसआरआईज, एमएओ, टीसीए, जो सेरोटोनिन इंक्रीज करती हैं, वो सब सेरोटोनिन सिंड्रोम कॉज करा सकती हैं. तो आपको 2 वीक्स तक उनको स्टॉप करना पड़ेगा, उसके बाद स्टार्ट करना होगा जब ये सारे सिम्टम्स आए, और 5-HT एंटागोनिस्ट देना होगा. और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हमने क्या करना है? सीबीटी करनी है. सीबीटी होता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी. इसमें सिर्फ इसको बात करके पेशेंट का कहना होता है, उसकी प्रॉब्लम जो होती है सॉल्व करानी होती हैं, उससे बात करना होता है. बात करने से दे आर माइल्ड टू मॉडरेटली इफेक्टिव इन डिप्रेशन. अगर माइल्ड टू मॉडरेट है तब ये सीबीटी और इंटरपर्सनल थेरेपी देनी है, इन या फिर ये इन कॉम्बिनेशन विद ड्रग थेरेपी. अच्छा, ये मैंने ना स्पेक्ट्रम बनाया था कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी. उसमें साइकोलॉजिस्ट देता है ये, और दे टॉक टू पेशेंट, उसकी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, सारी उसके जो भी माइंड में चल रहा है, जो कि उसको आइडिएशन हो रही है, वो सारा का सारा. अब हो गया स्पेक्ट्रम ऑफ मूड डिसऑर्डर. आई वांटेड टू शो यू दिस कि देखो, बैलेंस मूड से स्टार्ट करो यहाँ से. ठीक है, डिप्रेसिव सिम्पटम, माइल्ड, मॉडरेट, स्वेयर डिप्रेशन और स्वेयर विद साइकोसिस. दूसरा है बाइपोलर. बाइपोल में देखो 2 पोल्स हो गए, एक ये पोल हो गया, एक ये पोल हो गया. या तो वो स्वेयर डिप्रेशन में, या तो वो मीनिया में आ गया. And psychosis include hallucination, delusions. ठीक है, या तो वो डिप्रेसिव स्टेट में स्वेयर इन बाइपोलर, या वो शदीद हैप्पी है. अब मीनिया में क्या है कि उसको स्लीप कोई जरूरत नहीं है, रेसिंग थॉट्स है. रेसिंग थॉट्स का मतलब एक थॉट आ रही है, लाइक आई वांट टू गो टू शॉपिंग, साथ में एक थॉट आ रही है, आई वांट टू गो टू कॉलेज, आई वांट टू गो टू स्विट्जरलैंड. एक के बाद दूसरी थॉट्स आ रही है, थॉट्स आर रेसिंग, दे आर नॉट वन आफ्टर अनदर. रिस्की बिहेवियर है, इसमें अल्कोहल इंक्रीज कर देगा, सब्सटेंस अब्यूज, पैसे उड़ाना शुरू कर देगा, एक्सेसिव शॉपिंग, डिस्ट्रैक्ट हुआ हुआ है. डिप्रेसिव में क्या था? फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, उसकी सेल्फ एस्टीम डाउन थी, एक्सट्रीम सैडनेस, सुसाइडल थॉट्स, एपिटाइट चेंज. जब ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो इट्स बीपीडी. ठीक है, बाइपोलर इज एन एपिसोडिक डिस्टर्बेंस विद interspersed periods of depression, elevated mood, right? और 70% of the time ये heritable disease है. If the parents have it, the child will have it. And there are life events which can trigger it, like physical illness, sleep deprivation, and medication.
जो पार्किंसन की मेडिकेशन थी was likely to cause BPD. अब डायग्नोसिस कैसे करना है कि आपको वो एपिसोड बताएगा कि मैं कुछ दिन तो मेरा ऐसा लगता है कि मैं बेड से उठ नहीं सकता, बिल्कुल मुझसे काम नहीं होता, और कुछ दिन आई गो ऑन शॉपिंग, आई ओवर स्पेंड। ठीक है, क्लियर एविडेंस और एपिसोड ऑफ डिप्रेशन एंड मेनिया वो आपको हिस्ट्री में देगा पेशेंट। अगर साइकोटिक सिम्टम्स आते हैं साथ ही डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशन, तो साइकोसिस के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर बाइपोलर और स्किज़ोफ्रेनिया साथ होगा, एग्जिस्ट करेगा, तो स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर होगा। वी विल बी डूइंग स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर विद स्किज़ोफ्रेनिया, इसको अभी छोड़ दो। अभी बाइपोलर आना चाहिए, उसमें एपिसोड्स हैं ऑफ हैप्पीनेस लो, हैप्पीनेस लो। अब मैनेजमेंट क्या करेंगे इसमें? मैनेजमेंट वही होगी, एंटी डिप्रेसेंट्स देंगे, साथ में मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग देंगे। मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग जो है हमारे पास लिथियम है, बट लिथियम की बहुत नैरो थेरेप्यूटिक रेंज है, 0.5 to 1 माइक्रोमोल पर लीटर, और टॉक्सिसिटीज इसकी इतनी ज्यादा है, पहले थायराइड फंक्शन कराना पड़ता है, रीनल फंक्शन कराना पड़ता है इसको स्टार्ट करने से पहले, और टेराटोजेनिक है, और प्रेगनेंसी में ये बिल्कुल नहीं देना होता। इसका मैकेनिज्म ये देखो, डिप्रेशन, मीनिया, तो ये बाइपोलर हो गया, उसमें मूड स्टेबलाइजर हम लिथियम देते हैं। अब लिथियम एक एक्ट करता है सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम्स पे, ठीक है, ऑल्सो एक्ट ऑन डोपामिन, सेरोटोनिन, गैबा, इन सबको इंक्रीज करवाने के साथ क्या करता है, सेकेंडरी मैसेंजर्स पे एक्ट करता है। इससे ये क्या होता है कि हाइपोथायराइडिज्म होता है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस होती है, क्योंकि ये सब सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम को यूज करते हैं। एक्यूट इफेक्ट में ट्रेमर्स आते हैं, और टेरेटोजेनिसिटी में ये याद रखना है कि इससे क्या होता है, एब्स्टेन बार एनोमली होती है। इसमें क्या होता है, एपिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाती है ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल नॉर्मली कहाँ होता है? ट्राइकस्पिड वॉल नॉर्मली कहाँ होता है? हार्ट में किस जगह पे? एपिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व का मतलब है कि वो वॉल्व एपिक्स की तरफ नीचे चला जाता है, उसको यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, ये एपिकल डिस्प्लेस होता है तो नीचे की तरफ चला जाता है, और इसमें क्या होता है, लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे सिस्टोलिक मर्मर आता है, और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन हो जाती है, राइट हार्ट फेलियर हो जाता है एब्स्टेन बार एनोमली में। ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स हैं। साथ में हम बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या है, एंटी कन्वल्सेंट्स भी ऐड कर देते हैं, सोडियम वेलप्रोएट, लिमोट्रिजीन देते हैं इन वुमेन चाइल्ड बेयरिंग एज की, एंटी साइकोटिक्स भी ऐड कर देते हैं प्रोफाइलेक्टिकली, अगर कोई व्हाट सिम्टम, अगर कोई साइकोटिक सिम्टम हो, उसको हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स हो रहे हो तब। अब ये कैसे प्रोसेस करना है हमने इसकी मैनेजमेंट, हमेशा पहले लिखना है साइकोलॉजिकल थेरेपी, उसमें सीबीटी लिखनी है। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल में फर्स्ट लाइन में एंटी डिप्रेसेंट लिखना है इसमें, दूसरे में मूड स्टेबलाइजर्स, जो हमारे पास बेस्ट मूड स्टेबलाइजर है इट्स लिथियम कार्बोनेट। थर्ड में हम दे देते हैं एंटी कन्वल्सेंट्स, सोडियम वेलप्रोएट, और फोर्थ में प्रोफाइलेक्टिकली वी गिव एंटीसाइकोटिक ओलेंजापीन। ओलेंजापीन causes weight gain। देखो, मूड डिसऑर्डर को ऐसे करना है, आपने सीबीटी लिखना है, एंटी डिप्रेसेंट, मूड स्टेबलाइज में लिथियम वेलप्रोएट, लिथियम कार्बोनेट, और वेलप्रोइक एसिड इज अ एंटी कन्वल्सेंट। और ईसीटी देनी होती है, ईसीटी देते हैं जब रेजिस्टेंट जिनको डिप्रेशन या बीबीटी होता है। अभी ईसीटी करवाती हूँ क्या चीज होती है। सी बाइपोलर में क्या था, मीनिया डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे थे। एक चीज होती है हाइपोमीनिया। मीनिया में क्या होता है, एक पर्सन, आप किसी को मीनियक क्या कहते हैं, मीनियक में क्या होता है, मीनिया में क्या होता है, हैप्पीनेस है, अगर आई एम हैप्पी
because I ate a chocolate, will you call me a maniac? Will you say कि इसको maniac episode है? No. इसमें disinhibition हो जाती, irresponsibility होती, wastage of money, wearing no clothes. I remember there was a scenario they said कि एक woman है, वो सड़क पे खड़ी होती है और उसने कपड़े नहीं पहने होते and she was screaming. उसको maniac episode कहेंगे हम. ठीक है, उसमें grandiosity, increased self esteem, increased confidence, like I can do anything, इतना mood एलिवेटेड है, वो स्लीप नहीं करेगी, ऑल्टर्ड बिहेवियर, सोशल फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी। अगर कोई बंदा नंगा रोड पे खड़ा हुआ है तो उसको मैंने एक एपिसोड है, वो स्क्रीम कर रहा है। अब इसको मेमोराइज कैसे करना है ना, और ये एनर्जी लास्ट करती ग्रेटर देन 1 वीक। ठीक है, परसिस्टेंट होता है, इरिटेबल मूड, एक्सेसिव एनर्जी आ जाती है, डिस्ट्रैक्ट है, इम्पल्सिव है, कुछ भी प्लेयर सीख करने के लिए वो करेगा। इतनी ज्यादा उसकी सेल्फ एस्टीम हुई हुई है, डिग फास्ट, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, इम्पल्सिविटी, ग्रैंडियोसिटी, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, रेसिंग थॉट, वन आफ्टर अनदर थॉट्स आर कमिंग टू हिज ब्रेन, अब मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मेकिंग नो सेंस। उसके बाद ए एक्टिविटी, साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज होगी, एजिटेटेड है, ओवर एक्टिविटी करनी है। इन मीनिंग के एपिसोड अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट डूइंग जिम जो नॉर्मली नहीं कर रहे होते। There is no need of sleep. As for sleep, T for excessive talkativeness. अच्छा, one of the psychiatrists told me कि brightly makeup कर रही है, over shopping कर रही है, तो ये सारे symptoms हैं manic episode के। ठीक है, कुछ क्लियर है? उसके बाद depression and mania can exist after a woman gives birth to a child. कोई मुझे फिजियोलॉजिकल बता सकता है कि पोस्टपार्टम मूड डिसऑर्डर्स क्या होंगे और क्यों होंगे? Postpartum, after a woman gives birth, she experiences mood disorders. Why will she have it? देखो, सारे हार्मोन्स डाउन हो रहे होते हैं, एक्सेस प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, सारा कुछ एक्सेस होता है बॉडी में। एंड सून आफ्टर शी गिव्स बर्थ एक लो पीक आती है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द फीमेल एक्सपीरियंस ब्लू मूड्स। तो 3 कंडीशन जिसमें हमने करनी है, एक तो है ब्लूज, ब्लू कलर एसोसिएटेड विद लो मूड। उसमें फीमेल बिकम्स इरिटेबल, वॉलेटाइल सा मूड है, टीयरफुलनेस, सिर्फ रो रही है, और 80% ऑफ द वुमेन आर अफेक्टेड विद इट। ठीक है, और 4th डे से होता है और ऑलमोस्ट 1 वीक तक रहता है ना, और इसमें कुछ भी नहीं करना होता। इट इज ड्यू टू हार्मोनल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो एकदम से आपका सारा डाउन जाता है। उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, उसको रीअश्योर करना है, उसको सपोर्ट देनी है। इन ब्लू मूड्स वो रो रही है, टेयरफुल है। उसके बाद आ जाता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। अब ये विद इन अ मंथ ऑफ डिलीवरी होता है, ये टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी ड्यूरेशन सिवियरिटी वेरी करती है एज कम्पेयर टू ब्लूज। ब्लूज में सिर्फ वो रो रही थी, लो मूड था, इरिटेबल थी। डिप्रेशन में सिम्टम्स होंगे, उसके साथ एंजाइटी के साथ भी होगा। साथ में क्या चीज होगी? लॉस्ट कैपेसिटी, वो हैप्पी नहीं फील करेगी इवन आफ्टर गिविंग बर्थ। और नॉर्मली डिप्रेशन को लोग कहते हैं इसे लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप में होती है, लेकिन जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है कैन ऑल्सो बी एक्सपीरियंस बाय रिच वुमेन। क्यों? क्योंकि फिजियोलॉजिकल स्टेट के साथ एसोसिएटेड है। आप डायग्नोसिस हिस्ट्री के साथ लोगे, उसके बाद एक्सप्लेन करोगे और रीश्योर करोगे कि पीपल, other women, 10 to 15% of women also experience it and it's all right. इसमें सीबीटी के साथ एंटी डिप्रेसेंट भी देते हैं। उसके बाद आता है पिपरल साइकोसिस। ये होता है आफ्टर 2 बर्थ ऑफ चाइल्ड बर्थ, और इसमें हिस्ट्री होती है, द women ऑलरेडी हैज हिस्ट्री ऑफ बीपीडी, स्कीजो। मैं बताती हूँ सुसाइडल थॉट्स होती हैं कि नहीं। जब आप कह रहे हो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, डिप्रेशन का एक पार्ट था, उसमें सुसाइडल आइडिएशन होगी। व्हेन वी से डिप्रेशन, तो उसमें सुसाइडल आइडिएशन है।
तो वो फीमेल ऑलरेडी हैज हिस्ट्री ऑफ बाइपोलर है, स्कीजो की होगी, वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। इसमें क्या करना होता है, वुमेन को रिस्ट्रेन करना होता है उसे, ठीक है, उसको एंटी साइकोटिक मेडिकेशन पे डालना होता है। आई हैव मेड अ टेबल टू मेक दिस थिंग्स इजियर। एक तो ब्लूज 85% ऑफ द टाइम होता है, डिप्रेस्ड मूड है, इंसोम्निया है, फटीग है, पुअर कंसंट्रेशन है, और ये खुद ही रिजॉल्व हो जाता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन कोई 1 मंथ तक हो सकता है। इसको सीबीटी एसएसआरआई से ट्रीट करते हैं। अगेन ब्लूज होते हैं फ्यू डेज के अंदर, पोस्टपार्टम डिप्रेशन ऑलमोस्ट डे 20 मंथ तक होता है। इसमें जो है ना, जो मदर होती है वो बेड से नहीं निकलती है, डज नॉट केयर फॉर द बेबी। साइकोसिस में तो हेलुसिनेशंस हो रहे होते हैं एंड शी इवन ट्राइज टू किल द बेबी। यू हैव टू मेक दिस टेबल ऑन योर बुक कि पोस्ट जो बेबी पोस्टपार्टम ब्लूज होते हैं वो एनी बेबी हो सकता है, ठीक है, could be first, last up to 2 weeks, and mother does care about baby but she is depressed, low mood है, तेरी self limited होंगे और उसको सिर्फ social support चाहिए। postpartum depression का baby usually second होता है, begins within 1 month of the birth, और she might have thoughts of hurting the baby, suicidal ideation भी होगी इसमें। साइकोसिस यूजुअली फर्स्ट वीक में हो जाता है और इसमें 100% थॉट होती है हर्टिंग द बेबी, खुद को हर्ट करने की। इसमें हम एंटी डिप्रेसेंट, मूड स्टेबलाइजर, एंटी साइकोटिक देते हैं एंड द मदर हैज हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक इलनेस। और उसने क्या किया होता है, दवाइयां छोड़ दी होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्यों छोड़ी होती है उसे? व्हाई वुड मदर लीव? Why would mother leave her prescription tablets? Yes, क्योंकि teratogenicity होती है। Mother has history of psychiatric illness. अच्छा, सुसाइड का रिस्क कैसे इवेल्युएट करना होता है? दिस इज अ इजियर वर्जन, सैड पर्सन से याद रखना है। और सुसाइड का रिस्क क्या होता है? मूड डिसऑर्डर्स में होता है। सेक्स, मेल, एज, यंग एडल्ट, ठीक है, सैड, SADD फॉर डिप्रेशन, प्रोरर अटेम्प्ट है तो वो दोबारा अटेम्प्ट करेगा। एथेनॉल जो अल्कोहल डिपेंडेंट है। अच्छा, जो साइकोसिस में है, जो रीजन नहीं कर सकते, उसको हेलुसिनेशन, डिल्यूशंस हो रही हैं, दे आर मोर लाइकली टू डू इट। किसी को मेडिकल इलनेस से उसे निजात दिलाने के लिए दे वांट टू एंड, क्योंकि उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, ठीक है। ऑर्गेनाइज प्लान, किसी से मैं कैसे पूछूं ड्यूरिंग हिस्ट्री के उसका कोई प्लान है हिस्ट्री करने का? और अगर मैं उससे पूछूं कि उसका प्लान है तो आप लोगों को लगता है कि मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ उसके सुसाइड को? ऑर्गेनाइज प्लान का कैसे पूछते हैं? अच्छा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री यू आस्क कि आपका कोई ऑर्गेनाइज प्लान है। अगर उसका प्लान, अगर वो कहते हैं ना नो, तो तब बचत होगी, अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोगों ने बहुत इंट्रिकेट प्लान्स बनाए होते हैं कि मेरे घर में ना मेरे अब्बा की गन पड़ी है, मैं उससे उठा के अपने आप को मार लूंगी या मार लूंगी। अगर उसका ऑर्गेनाइज प्लान है तो दे आर 100% लाइकली टू डू इट। और अगर आप पूछ रहे हो तो आप उल्टा रिस्क रिड्यूस कर रहे हो, आप उन चीजों को प्रिवेंट कर सकते हो होने से। अगर आप नहीं पूछोगे तो अगर आप नहीं पूछोगे तो उससे कोई बच नहीं जाएगा, उसने सुसाइड फिर भी करनी है, क्योंकि ऑर्गेनाइज प्लान बनाया अब उसने। जिनके पास सोशल सपोर्ट नहीं है, सैड, PERSO, जिनके पास ऑर्गेनाइज प्लान है, नो स्पाउस से कोई सोशल सपोर्ट नहीं है, वो भी करेंगे। और अगर स्टेटेड इंटेंट, उनके पास कोई रीजन है अपने आप को मारने का। उसके बाद देयर वाज ECT। क्या होती है? इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। Electroconvulsive therapy, or ECT, is often called a treatment of last resort for patients who haven't had success with drug therapies, who have life. अच्छा,
He's saying it's a treatment of last resort. हमने सारे drugs वगैरह कर लिए फिर भी नहीं हो रहा. ECT की indication होती है acute suicidal attempt में आ रहा है बंदा कहते हैं मैंने suicide करना है और psychotic episode है या फिर a pregnant woman comes to do with severe depression or postpartum psychosis में आ रहे हैं तो आपने तब ECT करना है. Threatening psychiatric conditions or who are suffering a catatonic state. ECT induces a brief seizure in a patient which resets the brain functions associated with some psychiatric disorders. It's typically indicated for treatment-resistant psychiatric conditions, most commonly mood disorders or depression, but there are multiple types of depression, so it can also be used to treat bipolar depression. The majority of ECT treatments are managed like outpatient procedures, and the patient is given general anesthesia. When the patient's asleep, the stimulus is delivered, the seizure is monitored, they'll have just one seizure. An electrical current is given to the brain, low enough not to harm the patient, but high enough to trigger a seizure. The treatment team can even touch the patient. The thing that concerns patients the most is that they know that they will be having a seizure. They're concerned about what may be happening while they're either asleep or while they're having that seizure. And thanks to the anesthetic, it's very hard to tell. In fact, only way you can truly tell if they're having a seizure or not is to kind of monitor the motor activity and then monitor the EEG activity. The patient awakens soon after and is monitored for a short while like any patient who has undergone general anesthesia. Within a half hour, they'll be discharged. In some cases, No, it's not focal or focal therapy. अब ECT की indication है major depressive disorder. अगर आपने antidepressant और mood disorders हो रहे हैं उनकी medication try कर ली and the patient had no success. Immediate high risk है suicide का. You will do ECT. ECT क्या करती है brain function को reset कर देती है. और अगर पहले ECT से फर्क पड़ा था the person became better, you will do ECT. अच्छा अब ECT से होता क्या क्या है कभी कभी ट्रांजिएंट मेमोरी लॉसेस होते हैं ट्रांजिएंटली इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी रेज हो जाता है तो जो जिनके अगर किसी को स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है साथ डिप्रेशन है तो यू आर नॉट लाइकली टू गिव देम ECT. इज परफॉर्म्ड अंडर जनरल एनेस्थीसिया सीजर्स इंड्यूस करने रिफ्रैक्टरी डिप्रेशन लाइक यू वर गिविंग देम एंटी डिप्रेसेंट फिर भी हाई सुसाइड रिस्क के साथ आ गया तो यू विल डू इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी. अब इससे मेमोरी लॉस हो सकता है जो मेमोरी लॉस हो सकती है कुड बी मेमोरीज जो कि इस प्रोसीजर से बिफोर थी या इसके बाद. द गुड थिंग इज इट कैन बी यूज्ड इन प्रेगनेंसी. एंटी डिप्रेसेंट्स जो हैं वो टेराटोजेन है सारे टेराटोजेन्स हैं वो. सो दिस इज अ सेफर वे आउट. सेफ इन प्रेगनेंसी एडल्टली पीपल. अच्छा और ये जो पार्किंसन के कुछ सिम्टम्स थे जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो भी ECT से उसको भी ECT का ट्रायल दे सकते हैं उसमें भी इफेक्टिव होता है. A 46, let's do some questions. A 46-year-old female presents to outdoor complaints of reduced self-esteem. She says she does not enjoy normal family gatherings, lost interest in her life. Her appetite has been reduced. She often weeps in her room. She also narrates that sometimes she seriously thinks of suicide. What is the most likely diagnosis in 3 groups of drugs to treat the patient? Is it Varda, is it just low mood or it is more than that? कैसे bipolar है ये? कैसे कह रहे हो bipolar है ये? Low mood है. Low mood I can say कि during PMS people have low mood लेकिन उसकी जो physiological base होती है वो 2-3 दिन बाद ठीक हो जाता है. It is depression. BPD कैसे है? कभी उसकी happy moment तो मैंने कहीं देखी नहीं है. ना वो overspend कर रही है ना वो एक्सेसिव बिंज ड्रिंकिंग करी बिंज शॉपिंग करी कुछ भी नहीं है सिर्फ सिंपल डिप्रेशन. सारा कुछ नीचे जा रहा है सब कुछ नीचे जा रहा है. ये देखो इसका डिप्रेस्ड मूड है लो सेल्फ स्टीम है रो रही है बैठी हुई. अब हमारे पास कौन कौन से ग्रुप्स थे SSRI मॉडर्न है इन गुड वन ठीक है. वी हैव TCAs MOA इनहिबिटर्स. आगे इनके एक एक दो नाम भी लिख रहे हैं.
A 54-year-old male found crying in isolation. He lost his wife 2 years back. Now he has decreased appetite, low mood, loss of interest in living. He has no children, lives alone. What is your diagnosis? And write down the treatment. Chavas is depression. How will you treat this person? How will you treat this person? देखो ट्रीटमेंट में 2 हेडिंग्स बनानी थी, फार्माकोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल. इसमें वी वर गिविंग सीबीटी. साइकोलॉजी फार्माकोलॉजिकल में हमारे पास ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं. वी हैव SSRIs, SNRI, serotonin, norepinephrine reuptake inhibitors भी हैं हमारे पास. TCA है, MOA inhibitors है हमारे पास. आगे देखो 65-year-old एडल्टली मैन, और अगर इनसे भी रेजिस्टेंट है तो हम ECT पे जाते हैं. लेकिन अभी कोई एक्यूट सुसाइड नहीं है और ना ही वो ऐसी हिस्ट्री है कि उसने ड्रग्स ली और फिर भी डिप्रेशन क्योर ना किया, तो हम ECT अभी तो नहीं कर सकते. A 65-year-old elderly man living alone, severely depressed, उसने खुद ही लिख दिया है. For last 1 year, he is non-compliant with his antidepressant therapy. लेता ही नहीं है वो. He attempted to commit suicide 6 months ago, but it in an unsuccessful event. Write down 3 absolute indication for referral to the psychiatrist. अब इसको साइकेट्रिस्ट के पास भेजने का क्या रेफरल है? इसी में लिखा हुआ है. एक तो सुसाइड है. अच्छा, एब्सोल्यूट इंडिकेशन, जो इंडिकेशन में आप लोग ये डायग्नोसिस लिख रहे हो ऐसा नहीं होता. नॉन कंप्लायंस इज गुड आंसर, सुसाइड अटेम्प्ट इज गुड आंसर. देखो स्वेयर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम पहली इंडिकेशन. डायग्नोसिस नहीं लिखने इसमें. परसिस्टेंट सुसाइडल थॉट, 6 मंथ्स से इसको परसिस्टेंट सुसाइडल थॉट आ रही है. फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू वन और मोर थेरेपी, वन और मोर इंटरवेंशन उसको करके देख लिया, उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा. साथ में कोई और कोमॉर्बिड सब्सटेंस फिजिकल अब्यूज चल रही है. ये इंडिकेशन है कि स्वेयर साइको सोशल प्रॉब्लम से ना साइकोलॉजिकली ठीक फंक्शन करे ना सोशली ठीक फंक्शन करे, वो अलोन रह रहा है. ठीक हो गया. परसिस्टेंट सुसाइडल थॉट सारी 6 मंथ की, और एंड फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू वन और मोर इंटरवेंशन, एडहेरेंस उसकी कंप्लायंस इतनी पुअर है. हाउ विल यू मैनेज हिम? अगेन जब उसको आप साइकेट्रिस्ट को रेफर करोगे तो साइकोलॉजिकल थेरेपी, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, ECT पे डालोगे. Endless management of depressive disorders, we have done this. अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखो. A 22-year-old female was admitted to a medical ward for investigation of an unexplained weight loss. She was found to be suicidal and markedly depressed. Weight उसका 39 kg and has been vomiting repeatedly in last 6 months. What are the essential aspects of mental state that you must record? इसमें क्या लिखना है? क्या मेंटल स्टेट में आप जज करोगे? ये निमोनिक लिखोगे. सिज कैप, स्लीप डिस्टर्बेंस आप देखोगे. उसको पूछोगे कि आपको जो आपके ऑलरेडी प्लेयर एक्टिविटीज थे या सुसाइड आइडिएशन लिखोगे. उसने लिखा है आपने मेंटल स्टेटस को उसके जज करना है. उसमें आप डिप्रेशन तो नहीं लिख सकते ना, मेंटल स्टेटस को जज करना है. उसमें डिप्रेशन के सिम्टम्स को जज करोगे, ये आंसर लिखोगे. स्लीप डिस्टर्बेंस का पूछोगे. इंटरेस्ट इन प्लेयर एक्टिविटी है या लूज हो गया है. guilt, low self-esteem, energy. C for concentration, A for appetite changes, P for psychomotor retardation. Do you feel slow? Suicide ideation का पूछोगे, या बुक पर ये टेबल भी लिख सकते हो. But such caps makes it easy for you to write the answer. And list 4 disorders you consider in DD. DD में क्या लिखेंगे? शाबाश. Depression. What else? Eating disorders.
एक तो डिप्रेसिव इलनेस हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, उसको कोई ऑर्गेनिक मेडिकल कॉज हो सकती है, हाइपोथायराइड हो सकता है. नोबडी सेड कि मैं हाइपोथायराइड लिखूंगा. फीमेल हैव a lot of thyroid issue. Hyperthyroidism हो सकता है. She could have Cushing. Generalized anxiety disorder. We will do anxiety tomorrow. उसको anxiety हो सकती है, depressive हो सकता है, eating disorder हो सकता है क्योंकि vomiting भी हो रही थी. लेकिन organic medical causes of depression भी DD में लिखनी है आप लोगों ने. आगे देखो this question. Amir is a final year student who is a popular figure in the class because of his wits, humor, jovial nature. He's seen running around, practicing sport, leading debates, dramatics, at the same time performing exceptionally well in academics. However, his close friend recognized that he also gets episode when he becomes very lonely, sad, isolate himself from everybody. In times of illness, he's a very different person. What will be your provisional diagnosis? कैसे पता चला बाइपोलर है ये? देखो कभी वो इतनी ओवर एक्टिविटी कर रहा है, वो बहुत पॉपुलर है, सबको ह्यूमर से कर रहा है, एलिवेटेड मूड है उसका. देन कमरे में अकेला बैठ के लो है, स्टडी वेल कर रहा है. अच्छा, एलिवेटेड मूड को हम कहते हैं मीनिया, लो मूड को हम कहते हैं डिप्रेशन, राइट? और एक चीज होती है यूथाइमिक, जिसको नॉर्मल मूड कहते हैं. यूथाइमिक को हम नॉर्मल मूड कहते हैं. अभी right now when I'm giving this lecture, I think my mood is normal, euthymic. And when I make test and nobody sits in that test, I get very angry. ठीक है, तो ये lows और ups का है, ये इसको BPD है, bipolar disorder. What medical condition would you like to exclude in such a case? कौन सी medical condition को आप exclude करोगे? अब medical condition पूछा है. If somebody writes anxiety, उसको पूरे मार्क्स मिलने चाहिए, उसके मार्क्स कट करने चाहिए. मेडिकल कंडीशन ऑफ बीपीडी, यस, हाइपोथायराइड लिखना है. और शाबाश, हाइपोथायराइड. और कुशिंग, शाबाश. कुशिंग, थायरोटॉक्सिकोसिस, सिफिलिस, एंसेफलाइटिस, जो ऑर्गेनिक कॉजेज थी डिप्रेशन की, उनको डीडी में लिखना है. ऑर्गेनिक कॉजेज मींस मेडिकल कॉजेज. इधर भी मैंने एक लगाया हुआ, न्यूरोलॉजिकल कॉजेज हो सकती हैं, हाइपोथायराइड, कुशिंग, एडिसन, एसएलई हो सकता है. वो तो ये सारी कॉजेज अवेलेबल हैं. Some things. अच्छा, साइकोटिक जो साइकोसिस कहते हैं ना, ऑल्दो एक्सप्लेन द लिखा भी हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स जब हो रहे हो विद मूड डिसऑर्डर, तो साइकोटिक फीचर आ जाते हैं. तो जब डिप्रेशन के साथ साइकोटिक फीचर्स आ रहे होते हैं तो उसको स्कीजो इफेक्टिव कहते हैं. जो साइकोटिक फीचर्स होते हैं, जब आपको हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स आ रहे हैं, वी विल डू देम इन डिटेल. वो इनके साथ आ सकते हैं, तो वो इंटायरली डिफरेंट डायग्नोसिस जाता है. वी विल डू इट इन डिटेल. दूसरी बात, एक परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, वो एटलीस्ट ये लो मूड के जो होंगे वो एटलीस्ट लास्ट करेंगे ग्रेटर देन 2 years.